मेरे शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने ऑप्शनल को लेके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी। अगले में 6वीं बार सिलेक्शन हुआ और हार आपने नहीं माना। तो हर बार मेंस में आपने क्या क्या परिवर्तन किया और लास्ट वाले मेंस में ऐसा क्या परिवर्तन किया जैसे सोचा होगा आपने कि मेरा इसकी वजह से ही सिलेक्शन ना रहा हो। दोस्तों हमारे चैनल पे 369 रैंक यूपीएससी में प्रियंका गोयल मैम का चयन हुआ है। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका अटेम्प्ट्स कौन सा रहा, आपका माध्यम कौन सा रहा और कौन कौन से संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको यूपीएससी के फुल प्रिपरेशन में अंतिम रूप से चयनित होने तक में, बताएं मैम। मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मेरी इस साल ऑल इंडिया रैंक 369 है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इसलिए मेरी ये जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग भी है, बहुत ही स्ट्रगलिंग भी रही है मेरे लिए। काफ़ी चैलेंजेस मुझे बीच में आए, बहुत बारी एग्ज़ाम नहीं हुआ, बहुत सा स्ट्रेस मुझे हैंडल करना पड़ा, बट उसके बाद जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें वर्थ इट होती हैं। मैम जैसा कि अभी हम लोग ओनली आईएएस की संस्था पे थे, वहाँ पे हमने सुना कि आपका जो संघर्ष रहा है, जैसे आपको लास्ट अटेम्प्ट आपको सफलता मिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैम उस जर्नी के विषय में कुछ बताइए। मेरे शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने ऑप्शनल को लेके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी। फिर फोर्थ फेस्ट में दोबारा से मुझे प्रीलिम्स के लिए ही स्ट्रगल करना पड़ा, वो नहीं हुआ। उसके बाद अब ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था जिसके अंदर तीनों स्टेजेस क्लियर हुई हैं और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो मेरा सबसे वीक पार्ट था, उसी ने मुझे सेल थ्रू किया है। मेरा परबैट में एक हाईएस्ट स्कोर रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिली है। मैम जानना चाहेंगे सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा आपकी सफलता में? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, जैसे कि लड़कियों को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, लेकिन मेरे केस में था कि मेरी फैमिली का मुझे बहुत ही मेजर एक सपोर्ट था। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स भी थे, कुछ ऑलरेडी सर्विसेज में भी हैं, उनका भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मुझे रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि मैं कर लूँगी। तो वो मेरे लिए एक हमेशा मोटिवेशनल फैक्टर रहा। और उसके अलावा जो अपना खुद का भी एक रीज़न होता है कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है, उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ पे हम लोगों के काम आ सके, वो भी एक रीज़न रहा जिसने मुझे मोटिवेट करके रखा। मैम एक प्रश्न हमारा ये है, जैसे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका 6th लास्ट वाले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और इसमें जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की जो किताबें हैं सारी सेम है, तो मैम हर बार आप जैसे प्रत्येक अटेम्प्ट में ऐसा क्या परिवर्तन आप करते गए, क्या क्या सोचे, क्योंकि आप बहुत बड़ा मोटिवेशन है छात्रों के लिए। मैं 6वीं बार सिलेक्शन हुआ और हार आपने नहीं माना। तो हर बार मेंस में आपने क्या क्या परिवर्तन किया और लास्ट वाले मेंस में ऐसा क्या परिवर्तन किया जैसे सोचा होगा आपने कि मेरा इसकी वजह से ही सिलेक्शन ना हो रहा होगा, तो इसको हम इस बार अप्लाई करते हैं, मे भी हो जाए। तो वो क्या परिवर्तन था मेंस में? मैंने हर अटेम्प्ट में अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। मेरे पास स्टार्टिंग में उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी, तो खुद ही मेरी जो गलतियाँ होती थी मैं उनसे सीखती थी अपने हर अटेम्प्ट के अंदर। तो हर बार जैसे कुछ बुक्स का भी मैंने थोड़ा सा एडिशन किया। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बुक्स की भी मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी या मैंने उतनी अच्छे से उनकी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, रिवीजन की भी कुछ कमी थी। तो मैंने हर अटेम्प्ट में ऐसे जो कमियां निकल के आती गई, मैं उन सब के ऊपर काम करती गई और अपने इस लास्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने ऑप्शनल के ऊपर ज़्यादा मेहनत की और थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की मेंस के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे मेंस में काफ़ी कम मार्क्स थे। तो मुझे ये था कि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो इस बार मेरा ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर था जिसकी वजह से मेरा मेंस निकला। मैम काफ़ी टॉपर्स कहते हैं कि फ्लो चार्ट और डायग्राम वगैरह बनाने से कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, क्या ऐसा कुछ है? उससे एक वैल्यू एडिशन ज़रूर होता है आंसर में, और ऐसा भी होता है कि थोड़ी प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूसली लिख रहे हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाए एग्जामिनर के लिए भी। तो ऐसा बस कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उससे आपको भी आसानी होती है, अपनी बात कम शब्दों में आप कह पाते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, और वो थोड़ा सा आपके प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है। अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो आप इस चीज़ का अननेसेसरी प्रेशर ना लें। आप जो आपकी बेसिक स्किल्स हैं उनको आप इन्हांस करें तो आपके आंसर बहुत अच्छे लगेंगे।
मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। मैम एक प्रश्न ये छूट रहा है कि करंट को लेकर के आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी थी? करंट के लिए मैंने ज़्यादातर तो एक जो मंथली मैगज़ीन आती है उसको तो मैं पढ़ती थी, और अखबार में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैं मैगज़ीन्स पढ़ती थी। और उसके अलावा ओनली आईएएस पे सुमित सर का एक एडिटोरियल डिस्कशन आता है, वो मुझे बहुत पसंद था पर्सनली, तो मैं उसको ज़रूर सुनती थी डेली। और साथ ही एक प्रीलिम बूस्टर आता है जो प्रीलिम्स रेलेवेंट करंट अफेयर्स होते हैं, तो वो ये दोनों चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। मैं बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर रही हूँ इन दोनों चीज़ों की पिछले 4-5 साल से, तो यहीं से मेरे करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं हर बार। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो अभी दोनों सर ने इतना सब बोल दिया है, तो ऐसा तो नहीं है फ्लडेड फील हो रहा है आप लोगों को कुछ? ओके, हैव यू रियलाइज दैट वी थ्री आर हियर विद अ स्पेसिफिक थीम टू टॉक अबाउट? सो कैन एनीबडी लाइक क्लियरली मेंशन कि क्या थीम्स थी? ओके, हाँ, वो तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग आई गेस बाद में लेंगे। जैसे अभी असद सर ने बात की, उसके बाद द्विज सर ने की, देयर आर स्पेसिफिक थीम्स, मेंटल हेल्थ एंड यस, एब्सोल्युटली। सो इवन आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक थीम, जो कि मेरी जर्नी से मुझे लगता है कि मैं उसको बेटर बता सकती हूँ। एंड आई हैव टू टॉक अबाउट द होप. So the spirit of not giving up, the patience, the perseverance that you need to keep throughout the journey. So इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताती हूँ, तो आप लोगों को वो शायद बेहतर समझ आ पाएगा and you will be able to better connect with that. So मैंने अपनी 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स। सो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज लाइक जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, जहाँ पर मैं ऐसे बिना प्रिपरेशन के चली गई थी, बिकॉज आप लोगों ने भी सुना होगा एंड मोस्टली हम सुनते हैं कि एक अटेम्प्ट तो दे ही देते हैं, बैठ जाते हैं, जाके देख लेंगे क्या होगा। तो वो एक अटेम्प्ट मेरा इसी तरीके से चला गया था। देन सेकेंडली आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स विद अबाउट 0.5 मार्क्स, so I missed the cutoff. फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई क्लियर दी प्रीलिम्स, और मेंस उस साल मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया ड्यू टू माय ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे किस किस का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है? जस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 to 10 पीपल। बहुत ही कम रेशो हो गया है पबैट का, सैड। But ठीक है, as the way PubAd is performing these days, so it's okay. तो उस साल मेरे PubAd का जो स्कोर था मेंस में, that was 216. So because of that I couldn't qualify the mains examination. उसके बाद फिर दोबारा से I couldn't qualify prelims twice. So fourth attempt में I couldn't sail through the CSAT. So anyone here like facing problem in CSAT as well? Many, और स्पेशली अभी तो जिस तरह से सीसैट का नेचर भी चेंज हो रहा है एग्जाम का, इट इज गेटिंग टफर नाउ। सो मेरा सीसैट नहीं हुआ था 2020 वाले अटेम्प्ट में। उसके बाद सो आई वाज वेरी ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मतलब ठीक है, सब सही बोलते हैं, इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मुझसे तो सीसैट भी नहीं हो रहा है, मैं कैसे उसको क्वालिफाई करूंगी पूरे एग्जाम को। सो दैट वाज बिट डीमोटिवेटिंग फॉर मी, बट स्टिल आई डिडंट गिव अप कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो अपनी किस्मत को थोड़ा आजमा ही लेते हैं क्या लिखा है।
उसके बाद फिर दोबारा मैंने दिया 5th अटेम्प्ट, फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, उस साल जीएस नहीं हुआ। फिर फाइनली ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट, जो कि मेरे लिए ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पर सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत डर लगा होगा, लास्ट अटेम्प्ट है, होगा या नहीं होगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा डर बिल्कुल निकल गया था लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते। इट वॉज लाइक कि अगर होगा बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा, क्योंकि कुछ तो होना ही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक चीज थी ना, दैट रियली वर्कड फॉर मी। क्योंकि जब तक हमारे मन में डर होता है, जब तक हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, तो हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के ऊपर। हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ना एक फियर, एक वो डर चलता रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और वो मुझे लगता है कि हमें उतना डेडिकेटेड नहीं होने देता है। थोड़ा बहुत डर ठीक है, बट एस्पिरेंट्स में, मतलब हम भी अभी 4 महीने पहले तक यहीं पे थे, तो वो एक जो डर होता है ना, वो हमें, मुझे लगता है कि पढ़ाई नहीं करने देता, उतनी फोकस्ड प्रिपरेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उस डर का जो एक ऑल्टरनेटिव है, दैट इज सेल्फ ट्रस्ट। आप है ना बस खुद पे भरोसा रखें कि आप जिस भी कैपेबिलिटी के साथ आप कर रहे हैं, जो भी आपका पोटेंशियल है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, just have faith in yourself and the Almighty if you like believe in God. तो प्लीज ट्रस्ट द यूनिवर्स, उसके प्रोसेस पे आप यकीन रखें कि यू विल सेल थ्रू। अगर आप थोड़ा सा भी डेडिकेटेडली अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी अटेम्प्ट में हो, उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो ये एक नॉट गिविंग अप वाली जो एक स्पिरिट होती है, दैट परसीवियरेंट नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिर्फ एक एस्पिरेंट तक लिमिटेड नहीं होता है, वो सर्विसेज के बाद भी, मतलब सर्विसेज में एंटर करने के बाद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक एस्पिरेंट के लिए है। क्योंकि सिविल सर्विसेज हमारी जो कंट्री की सबसे प्रेस्टिजियसली मानी जाती है, इसके अंदर यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, लाइक 24/7 की काइंड ऑफ ये जॉब होती है। तो उसमें भी यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ परसिवियरेंस। जैसे कि अभी हम रिसेंट में सुनते भी हैं कि बहुत से ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं बाद सर्विसेज में एंटर करने के बाद भी। सो ऐसा क्यों होता है? तो वो स्ट्रेस उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं मे बी, या कुछ भी ऐसे कुछ रीजंस रहते होंगे। तो आप इसका जब आप सोचते हैं कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो अपने उस फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, गेट अ सम सॉलिड रीजन कि आप उसके बाद कोई सेकंड थॉट ही ना आए किसी भी अटेम्प्ट में, चाहे आपके 6th हो, 9th हो, या किसी के पास कितने भी अटेम्प्ट्स की लिमिट हो, कभी भी वो सेकंड थॉट ना आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इतना सॉलिड आपके पास एक रीजन होना चाहिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के बारे में, जैसे अभी सर ने बात की कि एक प्लान भी जरूर होना चाहिए, तो मैं अगर अपने बारे में ऑनेस्टली बताऊं, मेरा कोई प्लान भी नहीं था। इस अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते भी मेरा कोई प्लान बी नहीं था। तो पहली बार मैंने प्लान बी के बारे में अपने लास्ट अटेम्प्ट में ही आके सोचा, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही लेट मैं हो चुकी थी उसके बारे में सोचने के लिए, कि इसके बाद 5th तक तो मेरे को ये था कि अभी अटेम्प्ट है, दैट वाज अ प्लान बी फॉर मी। उसके बाद जब लास्ट आ गया, तब मैंने सोचा कि अब क्या होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगी। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू का भी ये काफी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चला वहाँ पे, कि अगर, मतलब जो मेंबर थे, दे वर वेरी कॉर्डियल, वेरी पोलाइट, लेकिन फिर भी उनका ये था कि बेटे हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी आपकी जगह है और उसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसने अपने इतने साल अपनी प्रिपरेशन को दिए हैं, और फिर भी अगर उसका नहीं होता है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है वेयर दैट पर्सन विल लैंड अप। तो तब मैंने उनको बोला कि वहां पर हमें कुछ तो बोलना ही होता है। तो मैंने उनको बोला कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो भी हम इसके अंदर पढ़ाई करते हैं, वो इतनी वास्ट है, इतनी एक्सटेंसिव है कि हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और उससे, और स्पेशली जो लास्ट अटेम्प्ट में है, आप ये मान के चलो कि उसके अंदर कितना पेशेंस है कि वो अब अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। सो दैट वाज द आंसर, मतलब ऑन दीज लाइंस आई आंसर्ड देयर। तो वो उनको आई गेस थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। उसके अलावा प्लान बी की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, तो मेरे माइंड में एक प्लान भी ये था कि लाइक इन द मिडल ऑफ माय प्रिपरेशन आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
So opportunities like going into the beauty industry. So that was very much modeling assignments, and I even got the offer of working in South industries, movie, etc. So, thank you. सो एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक बैकग्राउंड था, मैं अपने कॉलेज टाइम पे ऐसा करती थी. सो दैट वाज आल्सो मेंशन इन माय डैफ, जिसके रिगार्डिंग मुझसे काफ़ी इंटरव्यू में डिस्कशन हुआ. सो वन ऑफ द मेंबर वाज लाइक कि सो प्रियंका, यू ऑलरेडी लुक चार्मिंग, सो व्हाई नॉट यू वांट टू बिकम अ मॉडल, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट देन. सो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चन बिकॉज ये मेरे डैफ में था, तो काफ़ी मॉक्स में और अलग से भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दीज क्वेश्चन. तो आई गेस कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा मेरे फेवर में रहा, वेरी पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू, एंड आई ऑल्सो गॉट 193 इन इंटरव्यू, विच इज कंसीडर्ड वेरी गुड स्कोर. तो इसलिए मैं अब ये बातें सारी यहाँ पे बताने का जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी ओरिजिनलिटी होती है ना, वो आपको हमेशा हेल्प करती है. जनरल एक परसेप्शन क्या होता है ना मार्केट में कि अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो, अगर आप इतनी हाई लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज हमारे में ऐसा ही समझा जाता है कि आप कलेक्टर बनने वाले हो, आपको 15 घंटे पढ़ना है, बहुत सीरियस होके पढ़ना है. तो जनरली सब क्या करते हैं ना, अपनी जो एक ओरिजिनलिटी होती है ना, उसको ऐसे छोड़ देते हैं बिल्कुल अपने आप को. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रिटेंड करते हैं टू लुक दैट सीरियस एस्पिरेंट और समथिंग, और अपनी हॉबीज को, बहुत सारी चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, बेसिकली अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं. तो मेरा ये पॉइंट है कि आप लोग की जो भी हॉबीज हैं या जो आपका एक वो ओरिजिनल नेचर है टू एंजॉय लाइफ, टू परस्यू थिंग्स, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज आप अपनी उस ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को इंश्योर करती है साइड बाय साइड. वो आपके एक हेल्दी माइंडसेट को इंश्योर करती है. आपका मूड अगर अच्छा रहेगा, आप थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हो लाइफ में, तो आपको ये पढ़ाई उतनी हेक्टिक नहीं लगेगी. यू वुड बी एबल टू फील गुड. और उस केस में इतना लंबा अगर आपकी जर्नी इन केस जाती है, अगर आपके 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स भी होते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप अपना वो पेस मेंटेन कर पाओ, उतने घंटे की आप पढ़ाई कर पाओ. लेकिन अगर आप सारी चीजें छोड़ दोगे बिल्कुल, तो वो फिर बहुत डिप्रेसिंग और काफी स्ट्रेसिंग सा हो जाता है. जैसे मैंने ऐसा किया था स्टार्टिंग के अपने 3-4 सालों के अंदर, जब मेरे इनिशियल 3 अटेम्प्ट्स थे, तो उसमें मैंने बिल्कुल खुद को आइसोलेट कर लिया था. वो भी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन था, तो मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दिया, बिल्कुल आइसोलेट हो गई. मैं एक कमरे में बंद होकर मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी. अब उससे फिर जब वो 3 पारी तक मैंने मेंस लिखा और वहां तक भी नहीं हुआ, then I realized कि this thing is very much against my nature as an individual. So मेरा नेचर थोड़ा सा लाइवली है, थोड़ा जॉली है. I really like to enjoy things, enjoy life and explore different things around. तो फिर मुझे लगा कि मुझे वापस से अपने उस जोन में आने की ज़रूरत है, ताकि मैं थोड़ा खुश रह सकूं. और ये तो ऐसा है कि मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ थोड़ा सा हमें एक फॉर्चुनेट भी, आई गेस मुझे लगता है कि वो लोग होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं. तो अगर उनके नसीब में ऐसा लिखा है कि वो सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो वो बन जाएंगे अलॉन्ग विद देयर हार्ड वर्क. लेकिन उसके साथ हमें पूरी अपनी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है. इसीलिए सो आई देन अगेन आई जॉइंड दी सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. और फिर मैंने अपने वापस से अपने सारे फ्रेंड्स को रिकनेक्ट किया, फिर मैंने घूमना फिरना स्टार्ट किया. तो उसके बाद से वो थोड़ा सा मुझे एक नॉर्मल वाली फीलिंग आई दैट यस, अभी भी मैं एक इंसान हूँ, आई कैन एंजॉय लाइफ. वहाँ से मुझे थोड़ी सी एक वो होप मिली. और ये लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते तो वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी वो चीज़ कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा. दैट चिल्ड एटीट्यूड समहाउ केम लाइक इनसाइड मी, दैट वाज इनग्रेन्ड इन मी. तो उसी ने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया है व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस, व्हेन आई वाज गिविंग प्रीलिम्स. तो हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त या लिखते वक्त मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि यार देखा जाएगा, अभी मुझे जितना आता है, मैंने जितना सीख लिया है ना, मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट देना है. उसके बाद क्या होगा, लेट्स जस्ट लीव दैट टू गॉड, लेट मी लीव दैट टू द यूनिवर्स. सो मेरा बस इतना ही था कि तो मैं आप सबको यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि प्लीज आप अपने ऊपर वो फेथ और वो होप बना के रखें
कि ज़रूर होगा। उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, पढ़ाई के साथ अपनी पूरी लाइफ को इस तरीके से बोरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ऑल्दो नेचर ही होता है थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ, वो थोड़ा कम एंजॉय करते हैं लाइफ को, उनके लिए ठीक है। बट जो लोग नहीं करते हैं, जिनका काफ़ी हैप्पी और जॉली नेचर होता है, जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए है कि आप वो सब भी अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्टिन्यू रखें। और मुझसे एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है आजकल, जब से जिस दिन से रिजल्ट आया है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर विजिटिंग माय सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, सो दे आर लाइक कि द लाइक द फर्स्ट फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज कि मैम आप तैयारी के साथ साथ सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव कैसे थे, सो हाउ शुड वी मैनेज द टाइम एंड एवरीथिंग। तो सी उसके लिए ना जनरली क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं सबसे तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मान लो अगर 50 लाख बच्चे भी तैयारी करते हैं साल में, तो वो लोग ऐसे में ना मैसेज ले लेते हैं कि ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सब चलाओ और पढ़ाई भी हो जाएगी साथ में। दैट इज नॉट माई मैसेज। ये डिपेंड करता है आपकी इनहेरेंट क्वालिटी